हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आज की वीडियो में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। चूंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जाना था कि स्वर किसे कहते हैं, यानी वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया था और स्वर का वर्गीकरण भी किया था कि स्वर के वर्गीकरण के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताया गया है, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है और इसी के अंतर्गत आप ये बता सकते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आदि तथ्यों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। तो आज चलते हैं, आज का हम लोगों का वीडियो रहेगा व्यंजन, ठीक है ना। तो व्यंजन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यदि व्यंजन को परिभाषित करना होगा तो आप बता सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं रहते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं रहते हैं व्यंजन कहलाते हैं। आप दूसरी परिभाषा भी बता सकते हैं व्यंजन की कि ये स्वर वर्णों की सहायता से बोले या लिखे नहीं जाते, यानी व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप इसके अंतर्गत परिभाषा बता सकते हैं कि व्यंजन जो होता है, ये जो होता है स्वरों की सहायता से बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है, यही व्यंजन कहलाता है। यदि इस परिभाषा को आप परिभाषित करना चाहेंगे व्यंजन, तो आप बता सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यानी व्यंजन को परिभाषित आपने क्या किया, चूंकि स्वर जानते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या होता है, जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं या जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं वही क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। लेकिन व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन के बारे में यह जानते हैं कि जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है या स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो व्यंजन कहते हैं। चूंकि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आपको बताया गया था कि 33 होता है, 33 होता है और स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है, ठीक है ना। व्यंजनों की संख्या कितना होता है, तो 33 होता है और स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होता है। इसके बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया गया है। यदि द्विगुण व्यंजन को जोड़ दिया जाता है, द्विगुण व्यंजन को उच्छिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, यदि उसे आप जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये जानिए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या होती है 33 होती है। कितनी होती है, तो 33 होती है। यानी हम लोगों ने व्यंजन के बारे में अध्ययन किया और व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। अब इसके बाद हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है और किस प्रकार से किया गया है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो इन तथ्यों को भी हम लोग जान लेते हैं। तो आइए व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे मैं आपके एग्जाम में यूपी टेट में, सुपर टेट में, रीट में, सी टेट में और यदि आप लेखपाल की परीक्षा देते हैं तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण में स्पर्श व्यंजन, वर्गीकरण जो किया गया है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होगा कौन कौन से आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग, क वर्ग से लेकर के
प वर्ग तक के जितने भी वर्ण होते हैं वे सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अर्थात आप ये जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ग होते हैं कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं? तो इनके बारे में आप जानते हैं। क वर्ग होता है, फिर च वर्ग होता है, फिर उसके बाद ट वर्ग होता है, फिर उसके बाद त वर्ग होता है, फिर उसके बाद प वर्ग होता है। ठीक है ना। और प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं? तो 5-5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? तो 5 वर्ण होते हैं। तो इनके बारे में भी आप समझ लीजिए। इसमें क वर्ग में क आ जाएगा, ख, ग, घ और ञ। ठीक है ना, ञ। च वर्ग में च, छ, ज, झ और ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ड़। और त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो त, थ, द, ध, न। प वर्ग में यदि आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो आप बता सकते हैं प, फ, ब, भ, म। ठीक है ना। प, फ, ब, भ, म। यदि आप काउंट करते हैं इन वर्णों की संख्या तो 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो वर्ण होते हैं वे कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। यानी क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के जितने भी वर्ण आएंगे सब किस में आएंगे? तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। आप ये भी बता सकते हैं कि क से लेकर के म तक जितने वर्ण होते हैं, जितने वर्ण आएंगे इसके अंतर्गत वे वर्ण क्या होंगे? स्पर्श व्यंजन होंगे। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन होंगे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व। अर्थात कितना संख्या हुआ? तो 4 संख्या हुआ। कितना संख्या हुआ? 4 संख्या हुआ। आप बता सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इनके बारे में आप बता सकते हैं य, र, ल, व। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको यह भी जानना होगा कि ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 ही होती है। कितनी होती है? तो 4 ही होती है। कौन कौन से होते हैं? तो बता सकते हैं स, और ह। ठीक है ना। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। यदि आप काउंट करेंगे तो कितना संख्या हो जाएगा? 4 संख्या हो जाएगा। कितना संख्या हो जाएगा? 4 संख्या हो जाएगा। यानी ऊष्म व्यंजन में स, जिसको तालव्य स के नाम से जानते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर अगर देखा जाएगा तो जो स होता है तालव्य स होता है, और ये जो होता है मूर्धन्य स होता है, और ये जो होता है दंत स होता है, और ह जो होता है कंठ से उच्चारित किया जाता है। तो जब उच्चारण स्थान के आधार पर बताया जाएगा तो वहां पर कौन कौन से वर्ण कहां से उच्चारित किए जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं उनके बारे में भी बताने का प्रयास किया जाएगा। तो उस व्यंजन में स और ह ये जो आते हैं उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कितना संख्या हुआ? तो 4 संख्या हुआ। कितना संख्या हुआ? तो 4 संख्या हुआ। ठीक है ना। उसके बाद आपको यह भी जानना होगा संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? तो संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? तो 4 ही होती है। कितनी होती है? तो 4 ही होती है। और वह कौन कौन से होते हैं? तो आप बता सकते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है ना।
ये भी आपसे पूछे जाते हैं। यदि आपसे संयुक्त व्यंजन अगर परिभाषित करना होगा तो आप बता सकते हैं कि वे व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से बनता हो, ठीक है ना, या दो वर्णों से बनता हो, संयुक्त व्यंजन होंगे, ठीक है ना, कि इनके मेल से दो वर्णों के मेल से बनता हो, वे क्या होंगे, संयुक्त व्यंजन होंगे। यहां से आप देखेंगे तो यूपी टेट में क्वेश्चन पूछ दिया है डायरेक्टली, और कैसे पूछा है तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। छ का जो कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर इसका देखा जाए तो क और स, मूर्धन्य स, क और मूर्धन्य स, ये जो होता है छ, छत्री छ के बराबर माना जाता है, यानी इनसे ये बना होता है, ठीक है ना। उसके बाद यदि आप इसे एक तरीके से और दिखा सकते हैं, क स और अ, ठीक है ना। उसके बाद त्र है, त और र, त्र जो है त और र इन वर्णों से मिलकर बना है, इसे आप या करके दिखा सकते हैं, त र और अ। उसके बाद ज्ञ, ज्ञ जो होता है ज और य से ज्ञ मिलकर बना है, ठीक है ना। तो इसे या में भी करके ऐसे आपको ये भी जानना जरूरी है, ज य और अ। फिर एक और वर्ण है स्र, ठीक है ना। तो स्र को आप देखेंगे तो इसके बारे में बता सकते हैं, स और र, स्र हो गया। या में ये भी जानते रहिए, स र और अ। ये क्या है, तो इन वर्णों के मिलने से बने हुए हैं, तो संयुक्त व्यंजन के नाम से इसे जाना जाता है। संख्या में कितना है तो 4 है, संख्या में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना है तो 4 है। इसको भी जानते रहिए, किन किन वर्णों से मिलकर बना है तो ये भी जानते रहिए। ये आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का यूपी टेट का पेपर, तो यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं जो डायरेक्टली पूछ दिए गए हैं कि छ जो है किन वर्णों से मिलकर बना है, तो आप बता सकते हैं क और स, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता है तो आपसे यह पूछा जा सकता है, ये जानते रहिएगा, क स और य, ठीक है। त्र का त और र, त में जो रहेगा हलंत रहेगा, और र, या त र और ञ। तो इस प्रकार हम लोगों ने यह जाना संयुक्त व्यंजन के बारे में। किसके बारे में, तो संयुक्त व्यंजन के बारे में हम लोगों ने समझा और जाना। उस व्यंजन में 4 संख्या बताया गया, संयुक्त व्यंजन में 4 संख्या बताया गया, अंतस्थ व्यंजनों की भी संख्या कितनी होती है तो 4 ही होती है, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। कितने वर्ग होते हैं तो 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं तो 5 वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं। इसके बाद हम लोग यह भी जानेंगे, कभी कभी आपसे उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या इसे उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण भी लिख सकते हैं, जिसको ताड़नजात व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन को विकसित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन को इसके नाम या उपनाम बताए गए हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताया गया था, लेकिन इसको जानना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपका क्या होगा, नंबर अधिक आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज पढ़ा जाए जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो, उपयोगी हो, उसी को पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो उत्क्षिप्त व्यंजन, इसके अंतर्गत कौन कौन सी वर्ण आते हैं तो आप बता सकते हैं, र और ढ, र और ढ।
अर्थात संख्या कितना हुआ तो 2। कितनी संख्या हुई तो 2। अगर उत्क्षिप्त का अर्थ देखा जाए तो उत्क्षिप्त का अर्थ बताया गया है फेंकना। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या बताया गया है? फेंकना। या आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग जो होता है, इनका अगर उच्चारण किया जाए, उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में परिभाषा अगर दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि जिन व्यंजनों का प्रयोग एक झटके के साथ ही किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है ना? या उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। यानी आप यही समझे उत्क्षिप्त व्यंजन की परिभाषा कि जिन व्यंजनों का प्रयोग एक झटके के साथ ही किया जाता है या एक झटके के साथ किया जाता है वही क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन आपको जानना यह जरूरी है कि उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ड़ और ढ आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ड़ और ढ आते हैं। उसके बाद आप ये समझिए, इसके बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन कौन से हैं? तो ड़ है और ढ है। ठीक है ना? कितने संख्या है? तो 2 है। इसके बाद हम लोग यह जानेंगे लुंठित व्यंजन वर्ण कौन सा होता है। लुंठित व्यंजन वर्ण कौन सा होता है ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना? लुंठित वर्ण। अगर लुंठित वर्ण की परिभाषा अगर देना होगा तो आप बता सकते हैं कि जिन वर्ण के उच्चारण में जीवा जो होती है नीचे की ओर लुढ़कती है, नीचे की ओर क्या होती है? लुढ़कती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना? यानी हमने यही आपको बताया कि लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जिन वर्णों की या जिन वर्ण के उच्चारण में जीवा जो होती है नीचे की ओर लुढ़कती है वही क्या कहलाती है? लुंठित व्यंजन वर्ण कहलाती है। ठीक है ना? और इसके अंतर्गत कौन सा आता है तो आप बता सकते हैं उदाहरण में र जो होता है यह लुंठित व्यंजन वर्ण कहलाता है। इसे प्रकंपित भी कह सकते हैं। ठीक है ना? लुंठित का एक और नाम है प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं या लुंठित व्यंजन वर्ण भी बता सकते हैं। कौन सा उदाहरण होगा? तो र होगा। कौन सा उदाहरण भैया? र होगा। इसके बाद आप ये जानिए अयोगवाह के बारे में। चूंकि अयोगवाह के बारे में आपको बताया गया है, लेकिन एक बार इसके बारे में यह भी जान लीजिए कि अयोगवाह जो होता है यह न तो स्वर ही होता है और न ही व्यंजन होता है। ठीक है ना? अयोगवाह जो होता है यह न तो स्वर ही होता है और न ही व्यंजन माना जाता है। और हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगर संस्कृत में अगर पूछा जाएगा कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है? तो 2 होती है। और वह कौन कौन से होते हैं? तो उदाहरण में बता सकते हैं अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग। ये जो होते हैं 2 अयोगवाह होते हैं, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी था। अयोगवाह की संख्या 2, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है ना? फिर इसके बाद आप ये भी जानिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं या कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसके बारे में हम बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो व्यंजन या वर्ण आते हैं च, छ, ज और झ। ठीक है ना? च, छ, ज और झ ये जो होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। च, छ, ज, झ। ठीक है ना? ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। एक पॉइंट ये भी जानिएगा, आपके एग्जाम में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा हुआ है कि अर्धस्वर होते हैं। तो अर्धस्वर के अंतर्गत अगर उदाहरण पूछ दिया जाए कि अर्धस्वर में कौन सा व्यंजन वर्ण आता है तो आप इसके बारे में आसानी से बता सकते हैं। लेकिन
बताएंगे कब, जब इसके बारे में आप अध्ययन किए रहेंगे तभी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अर्ध स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो य और व, ये जो होते हैं क्या होते हैं, अर्ध स्वर में माने जाते हैं, ठीक है ना। यह अर्ध स्वर में माने जाते हैं, य और व अर्ध स्वर के अंतर्गत माने जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यह बता दिया जाता है कि अनुनासिक वर्ण किसे कहा जाता है और अननुनासिक वर्ण किसे कहा जाता है। चूंकि अनुनासिक वर्ण को निरनुनासिक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे या प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना। तो आइए अगला जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण, ठीक है ना। और जो दूसरा टॉपिक रहेगा अननुनासिक वर्ण। अननुनासिक वर्ण, इसे आप दो नामों से जान सकते हैं, एक अननुनासिक वर्ण और एक जो होता है निरनुनासिक वर्ण। निरनुनासिक वर्ण, अगर इसे परिभाषित करना होगा तो आप आसानी से परिभाषा बता सकते हैं। अनुनासिक वर्ण किसे कहा जाता है, तो आप इसके अंतर्गत यह बता सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए मुख और नाक की आवश्यकता पड़ती है या सहायता लेनी पड़ती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी परिभाषा आप इसको नोट कर सकते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख और नाक की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। यानी अनुनासिक वर्ण की परिभाषा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख व नाक की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें अनुनासिक वर्ण के नाम से जानते हैं। जैसे में आप इसके अंतर्गत यह भी बता सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वे कौन से वर्ण के अंतर्गत माने जाते हैं, तो अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत माने जाते हैं। यानी आप जैसे में बता सकते हैं, जैसे में क्या बता सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, यानी क वर्ग का पांचवा अक्षर देखा जाए तो ड़ आ जाएगा, ठीक है ना। न्य, ड़ नहीं न्य इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। और च वर्ग का पांचवा अक्षर देखा जाए तो न्य, ठीक है, न्य। फिर ट वर्ग का पांचवा अक्षर देखा जाए तो ड़, ठीक है। अब इसके बाद त वर्ग का पांचवा अक्षर देखा जाए तो न, और प वर्ग का पांचवा वर्ण देखा जाए तो म। ये जो है अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ये जो पांच वर्ण है अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक बात आपको यह भी जानना होगा कि अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत अनुस्वार वर्ण भी आते हैं, ठीक है ना। अनुस्वार वर्ण भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे में अगर लिख दिया जाए और यहाँ पे चंद्र बिंदु बनाया गया है, चंद्र बिंदु, ठीक है ना। आ ई, फिर उसके बाद ई, अगर इस प्रकार देखा जाए, ठीक है ना, आदि इस प्रकार देखा जाए तो आ ई डैश, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, ये जो होते हैं अनुस्वार के अंतर्गत माने जाते हैं। लेकिन ये भी जो होते हैं अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक कैसे होते हैं, क्योंकि आप यह समझे हैं कि अनुनासिक उसे कहा जाता है जिन वर्णों के उच्चारण में नाक और मुख की आवश्यकता पड़ती है या नाक और मुख की सहायता लेनी पड़ती है, उन वर्णों को क्या कहा जाता है, तो अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। यदि आप अ का उच्चारण करते हैं तो आपको मुख की भी आवश्यकता पड़ेगी और नाक की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार अनुस्वार में जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, माने जाते हैं
तो अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत माने जाते हैं। अब इसके बाद अनुनासिक या निरनुनासिक वर्ण, ठीक है ना। अनुनासिक या निरनुनासिक वर्ण, अगर इसे परिभाषित करना होगा कि अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, अनुनासिक वर्ण को निरनुनासिक वर्ण के नाम से भी जानते हैं। अगर इसको आप से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसके बारे में सबसे पहले तो आप परिभाषा जानिए। परिभाषा आप क्या बता सकते हैं कि अनुनासिक और अनुस्वार वर्णों को छोड़कर सभी वर्ण अनुनासिक या निरनुनासिक वर्ण होते हैं, ठीक है ना। यानी अनुनासिक वर्ण या निरनुनासिक वर्ण किसे कहा जाता है, तो अनुनासिक और अनुस्वार वर्णों को छोड़ करके, यदि आप अनुनासिक वर्ण प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर छोड़ देते हैं और अनुस्वार को ये चंद्र बिंदु वाला अगर आप छोड़ देते हैं, ठीक है ना, अनुस्वार को छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, जो बचेंगे वर्ण वही वर्ण क्या कहलाएंगे, अनुनासिक वर्ण कहलाएंगे या निरनुनासिक वर्ण कहलाएंगे। आप जैसे में बता सकते हैं, अनुनासिक में जैसे क कह सकते हैं, ठीक है ना, ख बता सकते हैं, ग बता सकते हैं, घ बता सकते हैं, और ञ जो होता है आप जानते हैं कि अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। च बता सकते हैं, छ बता सकते हैं, ज बता सकते हैं, ज बता सकते हैं। इस प्रकार से आप बताएंगे प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर को छोड़ देंगे और जो बचेगा ये कहलाएगा, और अनुस्वार को छोड़ देंगे जो बचेगा वो कहलाएगा अनुनासिक वर्ण या निरनुनासिक वर्ण कहलाएगा। स्वर में अगर देखा जाए तो आप अ ले लीजिए, ठीक है ना, आ ले लीजिए, ये जो होते हैं अ आ डाट 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 औ तक अगर देखते हैं ईटीसी, तो ये भी वर्ण जो होते हैं या अक्षर जो होते हैं ये अनुनासिक वर्ण में माने जाते हैं या निरनुनासिक वर्ण के अंतर्गत माने जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हम लोगों का वीडियो आज का था और व्यंजनों का वर्गीकरण टॉपिक पढ़ा गया, और यहाँ से आप देखेंगे, इसको आप बार बार देखिएगा वीडियो को। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 1-2 प्रश्न तो यहाँ से इतने ही से पॉइंट से बना दिए जाते हैं, यूपी टेट में, सुपर टेट में यहाँ से पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोगों ने समझ लिया है, और व्यंजनों का वर्गीकरण में अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, उस व्यंजन क्या होते हैं, अस्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, और कौन कौन से इसमें वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, ये सब आप लोगों को क्या किया गया, बताया गया। अयोगवा क्या होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं, पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, अर्धस्वर क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने क्या किया है, अध्ययन किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।